हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों को मैं मार्क्सवाद के विषय में आपको बता रही हूँ। आइए आज देखते हैं कि मार्क्सवाद क्या है, इसका इसके जो है मार्क्सवाद के नैतिक सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा जो है ये समाज में एक क्रांति लेकर के आया। ये साम्यवाद के समर्थक थे। ये लोग कम्युनिस्ट थे और समाज में नैतिकता का मापदंड, अर्थ विकास, वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार नैतिकता का मापदंड आर्थिक विकास को माना जा सकता है। जो आर्थिक विकास में सहायक होगा वही नैतिक कहा जाएगा। तो आर्थिक विकास में पूंजीवादी व्यवस्था बाधक है, इसलिए वह अनैतिक है। देखिए, इसकी विशेषताओं में सबसे पहले है कि नैतिकता का मानदंड आर्थिक विकास है। वो क्या कहते हैं कि जो नैतिकता का मानदंड है वो आर्थिक विकास है। वो कहते हैं कि जब धन है तभी तो समाज में विकास हो सकता है, वरना नहीं। इसलिए वो आर्थिक विकास को नैतिकता का मानदंड मानते हैं। दूसरा, नैतिकता का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। मार्क्सवादी नैतिकता का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। जड़वादी या भौतिकवादी मान्यता के कारण यह नैतिकता के किसी अतीन्द्रिय स्रोत को स्वीकार नहीं करते हैं। अंतःप्रज्ञावाद के नैतिकता का विरोध करते हैं। तीसरी विशेषता क्या है उसकी कि ये अंतःप्रज्ञावाद के नैतिकता का विरोध करते हैं। अंतःप्रज्ञावाद यह स्वीकार करता है कि कोई कार्य उचित है या नहीं, इसका ज्ञान व्यक्ति को अपने अंतःप्रज्ञा से सहज रूप में हो जाता है, परंतु चूंकि यह बाह्य ज्ञानेंद्रियों के आधार पर नैतिक प्रत्यय का ज्ञान नहीं कहा जा सकता, अतः मार्क्सवाद के जड़वादी धारणा में इसका कोई स्थान नहीं है। इसका संबंध अनुभववाद से है, जिसका हमें बाह्य ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता। उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता, अतः ये अंतःप्रज्ञावाद के नैतिकता का विरोध करते हैं। ठीक है। मार्क्सवाद क्या थे, ये जो है अनीश्वरवादी थे। ये ईश्वर को नहीं मानते थे। इसमें किसी दैवी नियम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। दैवी नियम नैतिक नियम का मानदंड नहीं है। मनुष्य में ईश्वर की आवाज़ या आत्मा की आवाज़ अथवा अंतःकरण की पुकार भी नैतिक नियम का मानदंड स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। मार्क्सवाद बुद्धिवाद के निरपेक्ष आदेश को भी स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार शाश्वत, निरपेक्ष, सार्वभौम नैतिकता नहीं होती। नैतिक नियम परिवर्तनशील होते हैं। इसी तरह देखिए, इसकी जो है एक विशेषता है कि विकास की अवस्था में प्राचीन मूल्य समाप्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नवीन मूल्यों की क्या होती, स्थापना होती। विकास क्रम में आने वाली अवस्था वर्गहीन समाज की होगी। इनकी स्थापना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साम्यवादी समाज की स्थापना में वर्ग संघर्ष नहीं होगा। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या था कि विकास की अवस्था में प्राचीन मूल्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो मूल्य जो होते हैं ना हमेशा बदलते रहते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसमें मतलब इनके कुछ गुण भी हैं। टी.ई. हिल ने निम्न गुणों की ओर संकेत किया है। नैतिकता की सापेक्षता। विकासवादियों की तरह मार्क्सवाद सिद्धांत भी यह मानता है कि नैतिक नियम परिवर्तनशील हैं और परिस्थितियों के साथ बदलते रहते हैं। नैतिकता मात्र निरपेक्ष ही नहीं होती, वह सापेक्ष भी है। ठीक है। नैतिकता सापेक्ष की पुष्टि समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र के अध्ययनों से भी होती है। इस तरह देखिए, इसकी दूसरा गुण क्या है कि आर्थिक शक्तियाँ नैतिक नियमों को निश्चित करती हैं। ठीक है। मार्क्सवादी विचारों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि आर्थिक शक्तियाँ नैतिकता को प्रभावित करती हैं। यह तथ्य अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद यह निर्णय झूठा सिद्ध नहीं किया जा सकता। मार्क्सवाद का जो ये निर्णय है वो झूठा सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थ के अभाव में नैतिक नियमों का पालन और उनका नियम संदेहात्मक हो जाता है। कहा जाता है कि सब गुण कंचन में ही है। भूखा और नंगा आदमी नैतिक नियमों का पालन कितना और कब तक कर सकता है?
इसके विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इंसान जब भूखा है, उसके पास खाने को अन्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नैतिकता का पालन कब तक करेगा। लास्ट में वो चोरी या कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आर्थिक शक्तियाँ नैतिक नियमों को निश्चित करती हैं। तो मार्क्सवादी द्वारा शोषण का विरोध, इन्होंने शोषण का भी विरोध किया है। देखिए, मार्क्सवाद का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसने मानव समाज में व्याप्त घोर अनैतिक कार्यों का विरोध किया है। यह विरोध है शोषण या व्यवहारिकता के क्षेत्र में मार्क्सवाद की यह सबसे बड़ी विशेषता और महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, इस सिद्धांत द्वारा पूंजीपतियों के शोषण और उससे उत्पन्न नैतिक अशुभों को चुनौती दी गई है। इस क्षेत्र में मार्क्सवाद के अतिरिक्त अभी तक किसी नैतिक सिद्धांत ने आवाज़ नहीं उठाई थी। यद्यपि मार्क्सवाद का आर्थिक दृष्टि से नैतिकता के प्रश्नों पर विचार करना महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, परंतु नैतिक मूल्यों को केवल आर्थिक दृष्टि से प्रभावित करना, उनकी श्रेष्ठता को सिद्ध करना नैतिक जीवन के अधूरे पक्ष को ही प्रस्तुत करता है। यह नैतिकता के मतलब विरोध में है कि सिर्फ हम आर्थिक आधार को ही नैतिकता की विशेषता माने या नैतिकता की स्थापना सिर्फ आर्थिक विकास के आधार पर करें, तो ये उचित नहीं है। तो आइए देखते हैं, इस तरह इसमें कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं, कुछ दोष भी हैं, इसकी आलोचनाएं भी बहुत हुई हैं। तो सबसे देखिए, इसमें कुछ आलोचनाओं, कुछ कमियों के विषय में मैंने आपको बताया है। देखिए, पहला एकांगी दृष्टिकोण। कार्ल मार्क्स का अर्थ को ही समस्त नैतिक या सामाजिक गुणों का आधार मानना, उसी की पृष्ठभूमि में उनकी व्याख्या करना वैसे एकांगी है जैसे कि नीत्शे का शक्ति की इच्छा को नैतिक मानदंड मानना या फ्रायड का काम वासना को ही मनुष्य की सभी क्रियाओं का मूल कारण मानना। ठीक है, इस तरह टी हिल ने ठीक ही कहा है कि आर्थिक मूल्य साधन के रूप में मूल्य हैं, परंतु अन्य बहुत से मूल्य भी हैं जिनकी मार्क्सवाद या तो अवहेलना कर देता है या उनको स्वतंत्र मान लेता है। ठीक, दूसरा है, देखिए, सापेक्ष और निरपेक्ष नीति शास्त्र। मतलब दूसरा दोष इसमें क्या है कि सापेक्ष और निरपेक्ष नीति। कार्ल मार्क्स की दृष्टि में नैतिकता सापेक्ष है, उनके अनुसार नैतिकता निरपेक्ष नहीं होती। ये सबसे बड़ी कमी है। कार्ल मार्क्स नैतिकता के निरपेक्ष पक्ष को महत्व नहीं देता है। ठीक, गांधी जी ने ठीक ही कहा है कि निरपेक्ष नैतिकता का खंडन करना समुद्र में जलपोत से उसका दिशा सूचक यंत्र छीन लेना है। अतः निरपेक्ष नीति का खंडन, जो निरपेक्ष नीति का महत्व है, नीतिशास्त्र इसके अभाव में टिक नहीं सकता। मार्क्स इसकी अवहेलना करते हैं, यह अनुचित है। ठीक, इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि साधन मूल्य पर अत्यधिक बल देते हैं। ये क्या करते हैं, साध्य की अवहेलना करते हैं और साधन मूल्य पर अत्यधिक बल देते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी है। मार्क्सवाद का उद्देश्य आर्थिक प्रगति और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इससे मनुष्य के भोजन, वस्त्र, मकान आदि साधन मूल्यों की प्राप्ति में असुविधा नहीं होती। निश्चय यह लक्ष्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, परंतु प्रश्न यह है कि मार्क्सवाद का लक्ष्य मानव जीवन को केवल साधन मूल्यों की प्राप्ति तक ही सीमित क्यों सीमित कर देना है। क्या मनुष्य इन साधन मूल्यों की प्राप्ति से संतुष्ट हो जाएगा? मनुष्य क्या इसके आगे कुछ नहीं चाहता? यदि चाहता है तो मार्क्सवाद का केवल साधन मूल्यों पर अत्यधिक बल देना, वहीं तक सीमित रहना उचित नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह हम देखते हैं कि इनके जो सिद्धांत में बहुत सारी कमियां भी हैं, लोगों ने बहुत सारी आलोचनाएं भी की हैं। जैसे देखिए, विकासवाद का नियम वर्गहीन समाज। मानव विकास के नियम के आधार पर वर्गहीन समाज की स्थापना की कल्पना करते हैं। सामाजिक नैतिक विकास के नियम पर ही निर्भर है। परंतु मार्क्स का विकासवादी मत एक तो स्पेंसर के मत को स्वीकार करते हुए भी निरपेक्ष नैतिकता में विश्वास नहीं रखता। दूसरे, वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए इस मत में वर्ग संघर्ष, रक्तपात तथा हिंसा को स्वीकार किया गया है, जो कि एकदम नैतिकता के विपरीत है। नैतिकता में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, जहाँ पे हिंसा होगा उसे हम नैतिक नहीं कह सकते हैं। तो इससे अच्छा तो गांधी जी की वर्गहीन समाज की स्थापना है, जो अहिंसा मूलक असहयोग पर आधारित है। नैतिक कही जा सकती है, यह भी विकासात्मक क्रांति ही है, परंतु नैतिकता की दिशा संतोषप्रद कही जा सकती है। तो इन्होंने जो है
विकास का नियम और वर्गहीन समाज की स्थापना में जो हिंसा पर बल दिया है वो नैतिकता के बिल्कुल ही विपरीत है। तो इसके बाद देखिए है कि मानव कल्याण संघर्ष से कैसे संभव। एक तो ये मानव कल्याण की बात करते हैं, दूसरा वो संघर्ष को स्वीकार करते हैं, तो ये गलत है। मार्क्सवाद मानव कल्याण को अपना लक्ष्य मानता है, इसके लिए वर्ग संघर्ष करना भी आवश्यक माना जाता है। वर्ग संघर्ष से ही वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, वो मानता है। इसी में मानव कल्याण निहित है। ऐसे ही समाज में मानव की संपूर्ण शक्तियों के विकास की कल्पना की गई है, परंतु व्यवहार में यह देखा जाता है कि मार्क्सवादी बुजुर्गा वर्ग को समाप्त करके मार्क्सवादी बुजुर्गा वर्ग को समाप्त करके सर्वहारा वर्ग की स्थापना करते हैं। यही उनका लक्ष्य है। इस प्रकार एक वर्ग की तानाशाही समाप्त होती है और दूसरे वर्ग की तानाशाही आ जाती है। सर्वहारा अर्थात सर्वहारा प्रमुख हो जाता है। इसको मानव कल्याण तो नहीं कहा जा सकता। इसके स्थान पर यह कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी लुटेरों तथा लुटेरों की लूट चाहते हैं, मानव कल्याण नहीं। ठीक, आध्यात्मिक, इनके दर्शन में आध्यात्मिक शून्यता दिखाई देती है, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। डगलस हाइड ने अपनी जीवनी में लिखा है कि साम्यवाद की उत्पत्ति आध्यात्मिक शून्यता से हुई है। उनके अनुसार साम्यवाद अविश्वास का पुत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है इनका सिद्धांत मार्क्सवाद जहाँ समाज के कल्याण के लिए है, वहीं इसकी आलोचना भी हुई है। कुछ कमियां भी इसमें है कि सबसे पहली कमी नैतिकता के क्षेत्र में कि ये जो है इसकी स्थापना आर्थिक करते हैं, इसकी स्थापना किसमें, आर्थिक विकास पे, सिर्फ पैसे को ही महत्व देते हैं, ये गलत है। और हिंसा को महत्व देते हैं, तो नैतिकता में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। ईश्वर को नहीं मानते, अनिश्वरवादी हैं, तो भी गलत है। हमको कोई न कोई सत्ता को मानना चाहिए, तभी मनुष्यों में नैतिकता होगी, वरना नहीं। ठीक है, तो इस तरह आज मैंने आपको मार्क्स के सिद्धांत के उनकी विशेषता, उनके गुण, उनके दोषों को बताया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में मैं पूरा बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा मनोबल बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।